हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और जो विषय है वो है HCL फाउंडेशन द्वारा एनजीओ के लिए प्रोजेक्ट आमंत्रित किए गए। और जो प्रोजेक्ट आमंत्रित किए गए वो 3 क्षेत्रों में उसको विभाजित किया गया है HCL फाउंडेशन द्वारा। वो है एक तो एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इन 3 सेक्टर में आप प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में आगे वाले वीडियो में आपको ये पूरा जानकारी मिलेगी कि इस प्रोजेक्ट को हमें ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, जिसमें हमारे कंसल्टेंट स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के दौरान पूरी तरह से बताएंगे, जिससे कि आप प्रोजेक्ट आसानी से सरल तरीके से बिना किसी की सहायता से खुद क खुद इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकें। बट इससे पहले हमें क्या और कैसे किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपसे चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी। सबसे पहले देखिए, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ वो चाह रहे हैं कि जो भी आप इस सेक्टर में काम करें इन तीनों में से, तो आपको कोविड-19 जो हाल में अभी जो खतरनाक महामारी चल रही पूरी दुनिया में, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आपको इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, चाहे तो वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या एनवायरनमेंट हो। वो ये चाह रहे हैं कि आप अगर हेल्थ में काम कर रहे हैं तो कैसे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हेल्थ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हेल्थ के सेक्टर में। सिमिलरली आपको एजुकेशन और एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए इसी तरह प्रोजेक्ट प्रपोजल बनेगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमें डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ऑनलाइन प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लें, हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। वो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, जब आप ऑनलाइन आगे भी वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऑनलाइन आपको पूरा बताया जाएगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है और वो कहाँ से मिलेगा आपको। इसे हालांकि ये ऑनलाइन वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमें ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फिर तीसरा 12A सर्टिफिकेट एंड फोर्थ है ATG सर्टिफिकेट। अब क्या होता है कि कई संस्थाओं के पास 12A एंड ATG होता है, बट किन्हीं संस्थाओं के पास नहीं भी होता है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए ये मैंडेटरी है। 12A ATG के आधार पर आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास अच्छा कंसेप्ट है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में या एनवायरनमेंट सेक्टर में, और आपको लगता है कि हमारा कंसेप्ट या हमारा जो प्रोजेक्ट का जो क्रिएटिविटी वो काफ़ी डिफरेंट है या काफ़ी डिफरेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मना नहीं है। कोशिश करें कि अगर आपके पास 12A सर्टिफिकेट है, ATG सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छा। इसके बाद हम करें बात CSR 1। एक फॉर्म नंबर CSR 1 करके आता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो अगर CSR ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए जा रही है तो उन्होंने CSR 1 के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया है, हाँ या नहीं। अगर करवाएगी तो आप उसको भी आपको अपलोड करना होगा, अगर नहीं है आपके पास तो आप उसको नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, जो हमारी संस्था होती है, हमारी सोसाइटी होती है या जो ट्रस्ट होता है, उसका पैन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे लास्ट में अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमें पिछले 3 साल की, मतलब कि लास्ट 3 इयर्स की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्म में बनाकर रेडी रखें, क्योंकि ये सारा आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट अप्लाई के दौरान अपलोड करना रहेगा। तो मैं अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप पूरा इस वीडियो को आगे देखिए कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को अप्लाई किया जाता है। अब मैं हमारे बीच एनजीओ भवन के जो कंसल्टेंट है, मैं उन्हें सौंप रहा हूँ, वो आपको पूरा वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस प्रोजेक्ट को कैसे अप्लाई करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। एनजीओ भवन के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको कि HCL फाउंडेशन द्वारा जो एनजीओ से प्रोजेक्ट आमंत्रित किए गए हैं उसके लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले हमें गूगल ब्राउज़र खोलना होगा या कोई भी अन्य इंटरनेट ब्राउज़र आप उपयोग कर सकते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर HCL फाउंडेशन लिखना है।
HCL फाउंडेशन लिखने के बाद आपको उसको एंटर कर देना है। एंटर जैसे ही करेंगे आपके सामने जो पहला जो पेज का ऑप्शन दिख रहा है उसे आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद में आपको मेन पेज HCL फाउंडेशन का खुल जाएगा। आप देख सकते हैं सामने ही आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कौन सा अभी प्रोजेक्ट एक्टिव है, जिसकी डेट अभी लास्ट 17 जून थर्सडे है और इससे पहले आप प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर इसकी डेट और भी हो जाती है बट इसके बाद भी आपके पास कोई कंसेप्ट है प्रोजेक्ट के लिए तो आप इसके बाद भी अप्लाई कर पाएंगे। और देख सकते हैं आप 3 सेक्टर दिए हुए हैं, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे हमें क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए एप्लीकेशन के लिए। ओके, पहले से इस अकाउंट में एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पहले से करा हुआ है, इस कारण से आपको एक डायरेक्ट डिटेल दिख रही है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉग आउट कर लेते हैं। जो पुराना लॉगिन का सेशन है उसमें हमने लॉग आउट कर लिया। अब हम फिर से क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है रजिस्टर और लॉगिन। अगर आप नई सोसाइटी है तो आपको रजिस्टर करना होगा, और अगर आपने अकाउंट पहले से क्रिएट कर लिया है इसके ऊपर तो आपको जस्ट सिंपली आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 फॉलो करते हैं, रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। यहाँ नेम उस पर्सन का होगा जो प्रेसिडेंट हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, ये जो मेन फाउंडर या सोसाइटी का ओनर हो उसका नाम हो जाए। यहाँ हम फिर सोसाइटी का नाम लिखेंगे। ठीक है, सोसाइटी का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे हमारी सोसाइटी की ईमेल आईडी लिखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, शॉर्ट में मैंने ISD इंदौर लिख लिया। एड्रेस आ जाएगा आपकी सोसाइटी का, आपकी सोसाइटी का मोबाइल नंबर, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में किस डिस्ट्रिक्ट में आपका NGO रजिस्टर्ड है। इसके बाद किस कैटेगरी में आप ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट। जो भी आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली उसको सिलेक्ट करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर मैंने हेल्थ को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये जान रहे हैं यहाँ पे कि आप ये जो आपके सामने जो सेक्टर्स दिख रहे हैं, जो कैटेगरीज दिख रही है प्रोग्राम्स की, इसमें ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, क्या इसके ऊपर कोई करंटली वर्किंग कर रही। तो आपको लगता है कि एजुकेशन में हाँ हम काम कर रहे हैं तो एजुकेशन को सिलेक्ट कर लें। एनवायरनमेंट, जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अकाउंट जैसे क्रिएट करेंगे इसके बाद आपके पास मेल पे एक कंफर्मेशन लिंक आएगा। जो आपने ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर कंफर्मेशन लिंक आएगा, उसे आपको वेरीफाई कर देना। आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अब हम स्टेप 2 में यहाँ आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे और उसको लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे पेज को तो आपके सामने 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड फॉर्म आ जाएगा। एक है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड लॉगआउट। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कैटेगरी में काम करेंगे। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख देंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखने के बाद यहाँ अगर आपकी संस्था की कोई वेबसाइट है तो यहाँ वेबसाइट लिखेंगे। एंटिटी रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब आपकी संस्था कब रजिस्टर्ड हुई थी, कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन किया गया था सोसाइटी सर्टिफिकेट का, उसकी डेट यहाँ आ जाएगी। डेट डालने के बाद में रजिस्टर्ड एड्रेस, जहाँ पे आपकी संस्था का पता दिया हुआ वो रजिस्ट्रेशन एड्रेस हमें यहाँ टाइप करना होगा। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपकी सोसाइटी का कहीं और भी एड्रेस है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। स्टेट आ जाएगा आपका, यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे फाउंडर्स नेम। फाउंडर्स नेम में भाई आपकी संस्था के संस्थापक, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष या सचिव भी हो सकते हैं। जो जिसने सोसाइटी की शुरुआत की थी उनका नाम यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली CEO नेम, अगर सेम है तो CEO नेम लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेशनल CSR पोर्टल। अगर आपने नेशनल CSR पोर्टल पे आपकी संस्था को रजिस्टर्ड किया है तो उसका नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं।
बट अगर आपके पास नंबर नहीं है तो इट्स नॉट मैंडेटरी नहीं है, आप जैसे देख सकते हैं, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए या नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। एंटिटी टाइप क्या है, सोसाइटी किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8, कंपनी या ट्रस्ट या अदर। अगर सोसाइटी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट, जो भी आपका एक्ट लागू होता है आपके राज्य में उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट द फाउंडर की जानकारी आ जाएगी, भाई जिसने संस्था की स्थापना की है और जिसने शुरुआत की है उनके बारे में उनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे संस्था के बारे में लिखना है कि भाई संस्था कब स्थापित हुई, संस्था किस किस क्षेत्र में काम कर रही है और कब से काम कर रही है और क्या कार्य कर रही है। आपको 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ हमें ऑडिट से रिलेटेड आ जाएगी। यहाँ हमें 3 साल के कैटेगरी में बांटा गया है इसको, फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20। तो यहाँ पे आपके क्या एक्सपेंडिचर रहा है 17-18 में, 18-19 और 19-20 में। मान लीजिए आपका 17-18 में एक्सपेंडिचर 5 लाख का रहेगा, 5 लिख देंगे। 18-19 में 9 तो 9, और 19-20 मान लीजिए 12 लाख का हो तो 12 लाख, ठीक है। और इनकम कितनी हुई उसकी सिमिलरली हमें वही पैटर्न फॉलो करना है। हमें यहाँ पर वर्ड्स में नहीं लिखना, हमें जस्ट सिंपली नंबर्स में मेंशन करना है उसको, बिकॉज यहाँ आपसे अमाउंट पूछा है वो लैक्स में पूछा है, नहीं कि वर्ड्स में पूछा है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पूछा प्लीज इंडिकेट इफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंटेड एंड इज इन प्रैक्टिस फॉर द फॉलोइंग। इन्होंने एक जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं एनजीओ से, ये चाह रहे हैं कि आपकी सोसाइटी फाइनेंस एंड अकाउंट को प्रॉपर्ली मेंटेन करती है, तो हमें यहाँ पे यस करना है। ओके, अगर नहीं है अभी तक किया, अगर इन प्रैक्टिस है तो उसको यस करना है, बट अगर नहीं है तो उसे नो कर देना है। ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किया, कोई काम किया, तो आपको डिसाइड करना है कि यस करना है या नो करना है। वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, क्योंकि भाई सोसाइटी के अपने वर्किंग पैटर्न होते हैं, सोसाइटी अलग अलग फील्ड में काम कर रही, सबकी अलग अलग ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस होता है। ओके, सिमिलरली ह्यूमन रेस में हमें सेलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे जो सिंपली यस और नो में जवाब देना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन में अगर हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इफ़ वर्किंग विद चिल्ड्रन, तो उसे यस करना है, और अगर नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें उसको सिलेक्ट करना है। देखिए जहाँ जहाँ रेड मार्क है या मैंडेटरी, आप किसी भी ऑप्शन को या किसी भी चॉइस को ब्लैंक ना छोड़े या खाली ना छोड़े, इससे नहीं तो अदरवाइज आपको फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली प्रोक्यूरमेंट की बात करें, डाटा प्रोटेक्शन की बात करें, डिजिटल ब्लॉगर, पॉस्को, कुछ ऐसे ये टॉपिक्स है। हालांकि ये सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ जो क्षेत्र है जैसे कि हमारी संस्था सामाजिक से संबंधित कार्य करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है, और कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जो कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड होती है, तो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। जहाँ आपको लगता है एप्लीकेबल नहीं, आप वहाँ पे नो कर दीजिए और नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। सिमिलरली ये जो ऑप्शंस आते जा रहे हैं, आपको यस नो में जवाब देना, कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मॉनिटरिंग, इवोल्यूशन, क्वालिटी। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पेन नंबर आ जाए। सोसाइटी का पेन है तो यस करना उसको, नो नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आपने पेन नहीं है तो आपको सोसाइटी का पेन बनवाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के अप्लाई करने के लिए। अगर पेन के लिए प्रोसीजर चल रहा है तो आप यस करें, बट यहाँ पे हमें नो सेलेक्ट करना होगा। भाई जनरली मैक्सिमम सोसाइटीज़ ट्रस्ट के पास संस्था के नाम से पेन कार्ड होता है। ट्वेल ए सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यहाँ पे हमें यस नो में जवाब देना है। अगर यहाँ आप यस सेलेक्ट कर रहे हैं 12A के लिए, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है इसको। FCRA सर्टिफिकेट है, मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए उसको। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है कि आपके यहाँ पे सोसाइटी के अंदर अगर आपने स्टाफ रखा है तो उनके लिए जो सैलरी आप प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन रखते हैं। भाई ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कंपनी एक्ट के लिए मैक्सिमम एप्लीकेबल है, तो आप इसे यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए। बिकॉज हम अगर सोसाइटी ट्रस्ट में आते हैं तो वी डोंट रिक्वायर टू सिलेक्ट यस बटन, यस बटन को हमें सिलेक्ट करेंगे। ATG है तो ATG को यस करना है। TDS है, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर TDS इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो हमें TDS की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे हम नो सिलेक्ट कर देंगे, TDS की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स है तो इसे भी हम नो सिलेक्ट कर देंगे, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, GST है, अगर आपके पास GST है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं, नो सिलेक्ट कर दीजिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है तो इसके लिए भी हम नो कर देंगे। मिनिमम वेजेस नो। CSR रूल्स एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, तो इसे भी नो कर देना हमें।
ग्रेजुएलिटी को भी नो कर देना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हो जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होती, स्पेशली मैं सोसाइटी और ट्रस्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो भी सकता है। अब यह हमसे पूछा है, डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड बायलॉज और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स टू गवर्न इट्स ऑपरेशंस। मतलब ये बोल रहा है कि आपकी जो संस्था के बायलॉज है या नियमावली है या गवर्नमेंट से रूल को फॉलो करते हुए काम करती है। जैसे कि अपने बायलॉज हर संस्था के अलग अलग होते हैं, सबके अपने नियम कायदे कानून अलग होते हैं, तो हमें यहाँ पे उसे यस सेलेक्ट करना होगा। यस है तो ये बोलना चाह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है, अगर आपने बायलॉज में जो उद्देश्य दे रखे या ऑब्जेक्टिव दे रखे जो भी आपने उसके एक्ट बना रखे, तो अगर अलाउ करता है और आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपका बायलॉज के हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए अलाउ करता है, तो हमें यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, नो नहीं करना है इसको। डज द बोर्ड कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंस मेंबर्स। हमें यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि हमें यह आपने यस या नो सेलेक्ट करना है, ओके। बट मैं आपको सजेशन यही दूंगा, यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद पूछता है डज द बोर्ड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। यह बोल रहा है कि आपके जो बोर्ड मेंबर होते हैं, जो आपकी मैनेजिंग कमेटी होती है, साल में 2 बार मिलती है, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि साल में हम मिनिमम मैनेजिंग कमेटी जो होती है, लोग मंथली वाइज भी बुलाते हैं मीटिंग्स को, कुछ लोग क्वार्टरली वाइज भी बुलाते हैं और कुछ लोग साल में 1 बार भी बुलाते हैं। सबके अपने अपने सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्टेट वाइज एक्ट के प्रावधान में रजिस्टर्ड और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर भी यस ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पूछ रहा है आर द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स डॉक्यूमेंटेड साइन एंड सर्कुलेटेड। मतलब ये बोल रहा है कि आपकी जो मीटिंग्स होती है उसमें जो एजेंडाज तैयार होते हैं, कि आपके बोर्ड के मेंबर्स उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं, साइन करते हैं और सर्कुलेट करते हैं सभी में, तो उसे भी हमें यस सेलेक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट बात करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे फाउंडर मेंबर की भी आ जा सकती है, या सोसाइटी में से किसी एक मेंबर को अगर आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे इस प्रोजेक्ट की, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। यहाँ नाम आ जाएगा, मान लीजिए वही, यहाँ उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, मान लीजिए डेजिग्नेशन में सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे हम सिंपली सेक्रेटरी लिख देंगे। मोबाइल नंबर है, उनका मोबाइल नंबर, ये सब मैंडेटरी, देख लीजिए रेड मार्क है, तो ये आपको मेंशन करना है। ईमेल, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव ईमेल, उसको हमें सेव कर देना। सेव करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, वो है प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट। प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है कि यहाँ अब हमारा प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानकारी देनी है कि हम अगर हेल्थ में काम कर रहे हैं तो क्या हमारा टॉपिक होगा, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो क्या टॉपिक होगा, और एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं तो क्या टॉपिक होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें प्रोजेक्ट टाइटल देना है। भाई आपको मान लीजिए हेल्थ में काम कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या होगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप रूरल सेक्टर में काम करना चाहती है गरीब लोगों के लिए, तो आपको यहाँ आ जाएगा हेल्थ प्रोग्राम फॉर रूरल कम्युनिटी पीपल। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइटल आप आपके सदस्य के कमेटी के मेंबर से विचार विमर्श करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं किस फील्ड में आप काम करेंगे, तो क्या कैटेगरी होगी इसको। यहाँ हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना है, मान लीजिए हेल्थ पे काम कर रहे हो तो हेल्थ सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन है तो एजुकेशन करेंगे, एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट करेंगे। फिर इसके बाद पूछा प्लीज स्पेसिफाई टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, किस टाइप का होगा, फ्रेश है, रिप्लिकेशन है या स्केलअप है। अगर आप नई एनजीओ है तो फ्रेश करेंगे, अगर आप पहले से काम कर चुके हैं एचसीएल फाउंडेशन या आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो रिएप्लीकेशन कर सकते हैं, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, ओके। बट अगर आप न्यू एनजीओ है तो यू गो फॉर द फ्रेश। एचसीएल बजट, अब यहाँ बजट के बारे में पूछ रहा है एचसीएल आपसे कि आपको कितना बजट एचसीएल से एक्सपेक्टेड है, तो वो आपको डिसाइड करना है। आपको यहाँ पर फिगर लैक्स 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मैक्सिमम आप 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। अदर डोनर बजट्स, ये यहाँ जानना चाह रहे हैं कि एचसीएल बजट के अलावा कोई और भी डोनर है जो इस, मान लीजिए आपने अगर एजुकेशन सेक्टर में वर्क करना है तो इसके लिए आपको कोई और भी फंड दे रहा है, अगर दे रहा है तो उससे यहाँ आपको अमाउंट मेंशन करना होगा।
नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देना। ड्यूरेशन कितना होगा, मिनिमम देखिए 36 मंथ से लेके मैक्सिमम 60 मंथ का प्रोजेक्ट के लिए ये लोग ग्रांट देंगे। मतलब मिनिमम हमें 3 साल से लेके मैक्सिमम 5 साल तक जो भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कवर करना होगा। वो आपको डिसाइड करना है कितने मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जानना चाह रहे हैं व्हाट डज दिस प्रोजेक्ट इंटेंड टू डू। इस प्रोजेक्ट को आपको जो कंसेप्ट है उससे क्या लेना देना, हमें यहाँ पे मतलब एक उसके वन वर्ड में उसका एक्सप्लेनेशन देना कि इसका क्या अर्थ है इस प्रोजेक्ट का। ओके, वेयर विल दिस प्रोजेक्ट बी इम्प्लीमेंटेड, कहाँ ये प्रोजेक्ट होगा, हमें यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रपोज नंबर ऑफ विलेज। आप चाहें तो अगर मान लीजिए यूपी में काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप कितने गाँव को कवर करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ विलेजेस, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना। आपको लगता है कि मैं दूसरे स्टेट्स में भी काम कर सकता हूँ या मैं उसी स्टेट्स में दूसरे ज़िले में भी कार्य कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ से ऐड करना होगा। आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक द प्रोजेक्ट इज नेसेसरी। अब यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि ये प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। आपको यहाँ 175 शब्दों में मतलब कि 175 वर्ड्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना, उसको समझाना है। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ इस प्रोजेक्ट से किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, किन लोग को बेनिफिट मिलेगा। वो इंडिविजुअल लेवल पे है, पर्सनल लेवल पे, या कम्युनिटी लेवल पे है, या स्टेट लेवल पे है, या आपको डिसाइड करके यहाँ पे डालना होगा। अगर डायरेक्ट बेनिफिशियरी टाइप है तो यहाँ पर कम्युनिटी पीपल लिख देंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे आप। मान लीजिए मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। ओके, ये दिस इज फॉर द एग्जाम्पल, एक उदाहरण तौर पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने होंगे, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टाइप कितने होंगे। मान लीजिए जो डायरेक्ट जिन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, उनके बाद जो दूसरे जो लोग हैं जिनके थ्रू लोगों को सूचना मिलेगी कि ये प्रोजेक्ट इसी क्षेत्र में चल रहा है तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा और कितने लोगों को आप बेनिफिट करेंगे, ये यहाँ पर फिर हमें मेंशन करना होगा। ऑलराइट, और ये वाला जो 2 ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ये मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं देना है कुछ भी, तो यहाँ से आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे और भी अगर आपको लगता है, आपने मान लीजिए आगरा डिस्ट्रिक्ट में किया और भी आपको डिस्ट्रिक्ट और भी जोड़ना है और कितने लोग बेनिफिट होगा, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ लिखा व्हाट आर द 5 मोस्ट रिलेवेंट स्ट्रेटजीज ऑब्लिक एक्टिविटीज़ फॉर सक्सेसफुल इंटीग्रेशन। यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी 5 स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज़, स्ट्रेटजीज मतलब प्लानिंग, किस तरह आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अच्छे से इसके ऊपर वर्क कर पाएंगे और क्या एक्टिविटीज़ होगी, यह हमें 5 पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करना होगा इस वीडियो पे। और ये 175 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैं आपको एग्जांपल तौर पर बता रहा हूँ। जैसे नंबर 1 लिख दिया, यहाँ लिख देंगे टू मोटिवेट कम्युनिटी पीपल, ये सेकेंड पॉइंट। तो इसी तरह आपको उसको लिखते जाना है। थर्ड पॉइंट की बात करें, व्हाट आर द 5 मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट कवरिंग इम्पैक्ट। अब यहाँ पे ये इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो ऊपर वाला जो था हमारा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, इससे रिलेटेड ये पूछ रहे हैं कि ऐसे हमें कोई 5 पॉइंट्स बताने हैं कि जो आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या एक्सपेक्टेड, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा। हमें इसमें हमारे जो ऊपर जो भाग था उसको ध्यान में रखते हुए आगे इस चीज़ को लाना है और यहाँ हमें क्या उसके इम्पैक्ट होंगे और क्या रिजल्ट होंगे वो यहाँ पे भी हमें पॉइंट वाइज में लिखना है। 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5th पॉइंट की बात करें, हाउ डू यू एनविजेज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रपोज प्रोजेक्ट। अगर आप हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट कोई भी किन्हीं एक प्रोजेक्ट में से कार्य करते हैं तो आप किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना चल रहा है, मोदी जी भी डिजिटलाइजेशन को फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को फोकस कर रहे हैं, तो आप किस तरह से प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो हमें यहाँ पे 50 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट मेजर्स विल बी टेकन टू एंश्योर इंक्लूजन। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप क्या क्या मेजर्स लेंगे, मतलब क्या क्या डिसीजन लेंगे जिससे कि इसका प्रोजेक्ट का कोई कंक्लूजन निकले। जैसे यहाँ लिखा है, हाउ डज द प्रपोज प्रोजेक्ट प्रमोट अ कल्चर ऑफ इंक्लूजिंग रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल।
फिजिकल हो या लिटरेसी लेवल है, जेंडर हो या एबिलिटी, रिलीजियस, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, फिर है 7 पॉइंट की बात करें, व्हाट इज़ ए प्रपोज एग्जिट स्ट्रेटजी। इसके अलावा आपके पास और क्या स्ट्रेटजी है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं जिस सेक्टर में, उसके लिए आपकी और क्या क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज होगी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। 8 नंबर की पॉइंट की बात करें, प्लीज़ प्रोवाइड वेबसाइट लिंक फॉर आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, वीडियोस, ऑडियो, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स। यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी संस्था ने अगर हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट पे किसी पे ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हैं तो पूर्व में जो भी वर्क किए उसकी आपके पास कोई वीडियो की लिंक है या आर्टिकल्स बने हैं या रिपोर्ट्स है या कोई रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स बनाए, तो आप यहाँ पे उसकी लिंक या उसके आप वेबसाइट दे सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, देयर इज़ नो नीड ऑफ फिल आउट, कंपलसरी नहीं है ये, देयर इज़ नो मैंडेटरी। अब आगे बढ़े, प्लीज़ मेंशन 5 की बजट हेड्स। अब यहाँ पे हमें बजट का पूछा गया है, या आपको मैं ध्यान से बता देता हूँ। सबसे पहला प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, जो प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एक्टिविटीज़ जो भी करेंगे प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए आपको HCL से कितनी ग्रांट चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए HCL से 9 लाख, तो आप यहाँ लिख लीजिए। अगर डोनर से आपको कोई बजट लेना है, आपको लगता है कोई डोनर भी हमें इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ अमाउंट लिख देंगे। अदरवाइज़ नहीं है तो आप 0 कर देंगे। ये 2 ऑप्शन को हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप लॉक हो जाता है। प्रोजेक्ट सैलरी, भाई प्रोजेक्ट अगर आप करेंगे तो हमें उसका इम्प्लीमेंशन भी करना होगा, प्रोजेक्ट को रन भी करना होगा, क्योंकि भाई प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, ये 3 साल से लेके 5 साल तक के लिए प्रोजेक्ट रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि कितनी सैलरी हमें स्टाफ को देना होगी इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 14 लाख। मैं आपको एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ, ये फाइनल अमाउंट नहीं है। प्रोजेक्ट आप मैक्सिमम 1 से 2 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई प्रोजेक्ट अगर आप जिस क्षेत्र में करेंगे तो वहाँ अगर बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ भी उसका अमाउंट लिख देना है। एडमिन मैनेजमेंट कॉस्ट, भाई प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक कंपनी में होता है, कोई इंडस्ट्रीज़ में होता है, तो इसी तरह एक सोसाइटी में भी अगर कोई सोसाइटी या NGO काम करती है किसी क्षेत्र में, तो यहाँ पे उसके लिए भी पैसा लगता है। तो हमें यहाँ पे भी अमाउंट जो भी आपको लगता है वो डिसाइड करके डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, तो यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन कर दें। मान लीजिए टेक्नोलॉजी में 12 लाख। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस में हमारे जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, फ्यूल के हो गए, या कोई भी स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए, या हमारे रिफ्रेशमेंट के हो गए, तो यहाँ मिसलेनियस के लिए हमें कितना खर्चा चाहिए, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख देते हैं 8 लाख। ये सब जैसे लिखेंगे तो आपका देखिए यहाँ नीचे टोटल आ जाएगा, मतलब आपने इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, मतलब कि आपने 64 लाख के लिए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया। ओके, यहाँ पे हमें हर जगह 0 मेंशन कर देना। ओके, तो यहाँ पे भी आपका टोटल 64 लाख है। अब नीचे की तरफ हम आगे बढ़े, पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट इफ़ एनी प्रपोज्ड। अभी यहाँ ये जानना चाह रहे हैं HCL ग्रांट एप्लीकेशन के लोग कि अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर में क्या सरकार के साथ भी मिलकर काम करने का कोई फ्यूचर प्लानिंग है, कोई प्रपोज्ड है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, दिस इज नॉट द मैंडेटरी पॉइंट। फिर यहाँ पूछे अपलोड मैक्सिमम 3 पिक्चर्स विच बेस्ट डिस्क्राइब्स और रिलेट्स टू योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि आप जिस फील्ड के लिए, जिस एरिया के लिए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई आपके पास इमेजेस है, पिक्चर्स है, जो भी आपने काम किया है, जब से आपकी सोसाइटी बनी है, जब तक कोई भी काम किया है, उससे रिलेटेड आपको कम से कम या मैक्सिमम आपको 3 पिक्चर यहाँ अपलोड करने होंगे। और अपलोड चूज़ फाइल करने के बाद इसे अपलोड पर क्लिक कर देना, तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इमेज ज़्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए, बड़ी भी नहीं होना चाहिए, पिक्सल साइज़ उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओके, तो ये वाला सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आप जैसे ही आएंगे तो आप देखिए, सबसे पहले हमें अब यहाँ पे जितने भी सोसाइटी के या हमारी जो ट्रस्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आ रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आपके ऊपर देखिए एक
लिंक दिया हुआ है डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर्मेट, इसे हमें क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे क्लिक करेंगे, ये वर्ड फाइल में ओपन होगा और जैसे ही ओपन होगा तो अभी हमें इसमें क्या क्या डिटेल जो भी पूछी है वो हमें सारी फिल आउट करके उसका प्रिंट आउट लेके हर पेज पे संस्था के या ट्रस्ट के सील एंड साइन लगानी होगी। डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ आपका आ जाएगा आय, यहाँ आपकी सोसाइटी का नाम आएगा, कैपेसिटी एज आपका जो भी पोजीशन है ऑफ, सॉरी मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा, यहाँ आपका जो फाउंडर मेंबर है उनका नाम आएगा। मान लीजिए मोहित कुमार है तो यहाँ मोहित कुमार एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब यहाँ आपका पर्सन का नेम आ जाएगा, यहाँ उनका पोजीशन आ जाएगा और यहाँ पे आपकी संस्था का नाम आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़े, हमें फिर नीचे आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे आई हैव बीन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ मेंबर मैनेजिंग कमेटी। यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन होगा या उनके सिग्नेचर हो जाएंगे या उसका पर्सन का नाम आ जाएगा, जिनका आप इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए चलाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं उनका नाम आएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा और किस तारीख को आपने ये पास किया। तो यहाँ आपकी संस्था की स्टैम्प सील लग जाएगी। आपको यहाँ पे एनेक्सर 1 में पूछा है कि आपकी संस्था कभी ब्लैक लिस्टिंग में आई है या ब्लैक लिस्टेड की गई है, तो यहाँ पे हमें नॉट एप्लीकेबल करना है, हमें यहाँ पे डिटेल फिल नहीं करना है, तो यहाँ पे सब को नॉट एप्लीकेबल करना है। ओके, फिर नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। आपको हर पेज पे सील एंड साइन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संस्था की सील लगेगी और जो मैन सेक्रेटरी होगा वो साइन करेंगे। तो नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पर डिटेल्स ऑफ लिटिगेशन और लीगल केस। कोई आपकी संस्था के ऊपर कोई लीगल केस या कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो हमें यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल करना, नॉट अवेलेबल कर देना उसको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाए तो पूछा है डिटेल्स ऑफ एक्शन ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेटरी स्टेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे ये इस वाले एग्जाम में ये पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन चल रहा है, आपने कोई फॉर्मेलिटीज़ या कोई एक्टिविटीज़ नहीं की हो पूर्व में गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या कोई भी कंपनी से ऐसा कंपनी के साथ प्रोजेक्ट के दौरान आपने फुलफिलमेंट नहीं किया है तो आपके ऊपर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है या रेगुलेटरी चल रहा है तो हमें यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल करना है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन डिटेल्स, कोई पॉलिटिकली इसमें किसी का इंटरफेयर है या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे भी अगर कोई पर्सन है आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड या अगर आपकी संस्था में कोई ऐसा पर्सन है जो पॉलिटिकल भी एक्टिव है तो यहाँ पे उसकी डिटेल देना हमें ज़रूरी पड़ेगी। ओके, अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए, नेम ऑफ द पर्सन, उनका रिलेशनशिप किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में जानती है कि नहीं, यस और नो। ओके, तो ये एक सिंपली 7 पेज का फॉर्म है जो कि काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी ईजी है। आपको ये सब चीज़ें फिल आउट करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको सब पेज को सर्टिफाइड करना है, आपकी संस्था की सील लगेगी, इसका सिग्नेचर होंगे और उसको वापस से स्कैन करने के बाद हमें वापस हमारे फॉर्म पर आ जाना है। और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन फॉर्म के नीचे जो चूज़ फाइल है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें अपलोड कर देना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हमारी संस्था का सर्टिफिकेट जो है या ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पे इसे अपलोड कर देंगे। पहले सर्टिफिकेट चूज़ फाइल करेंगे, इसे अपलोड कर देंगे। ATG सर्टिफिकेट चूज़ फाइल करना है, इसे भी अपलोड कर देना है। ये आपको मैंडेटरी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि 12 ATG सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है इस प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट कुछ इनोवेटिव है, अट्रैक्टिव हो, कुछ डिफरेंट है जैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप फिर भी वर्ड फाइल पे नॉट एप्लीकेबल मेंशन करके उसको फाइल को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपका प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है हैव यू रजिस्टर्ड फॉर फॉर्म CSR1। आपने CSR1 पोर्टल पे क्या रजिस्टर किया, अगर किया तो उसे यस करेंगे और अगर यस किया है तो अगर आपने रजिस्टर किया तो आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एक्नॉलेजमेंट भी मिला होगा, तो उसे भी हमें यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना। आपने 12A के लिए अप्लाई किया है
तो आप यस करेंगे या नो करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ATG के लिए आपने अप्लाई किया, यस करेंगे या नो करेंगे। ओके, देखिए आपने जैसे CSR 1 को नो करा था तो वो सीधी सी बात है कि हमें फॉर्म CSR 1 की भी रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी है, तो इसलिए आप यहाँ यस सेलेक्ट करना है इसको। सॉरी, मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। यहाँ अगर आपके पास है तो आप करिए यस, और नहीं है तो आप इसे नो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, पहले ATG के लिए यस और नो। ओके, अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे हमसे पूछे ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड। अगर संस्था का पैन कार्ड है तो हमें यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है, नहीं है तो आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई ही और एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी, एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ हमें संस्था का पैन कार्ड अपलोड करना होगा। अब लास्ट में हमारे पास बचा है हमारी पिछले 3 साल की लास्ट 3 ईयर्स फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट 1780, 1819 और 1920 की 1 बाय 1 हमें यहाँ पर चूज़ कर करके उसको अपलोड करना है। और जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल आउट करेंगे आपको प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और जो भी आप डिटेल भर रहे हैं उसे बहुत केयरफुली भरें, क्योंकि आप उसे अनडू नहीं कर पाएंगे एक बार ये सारी डिटेल फिल आउट करने के बाद। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करी, इसलिए यहाँ पे अदरवाइज सबमिट का बटन आता है, फाइनल सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसे हमें आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हो जाएगा और कंफर्मेशन मेल ID भी आपको आपके मेल एड्रेस पर मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरी प्रोसेस HCL फाउंडेशन की प्रोजेक्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये अच्छे तरीके से समझ गए हो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू।